मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई जो भी जिसको भी उनके मुतालिक गलत सलमान के मुतालिक गलत फहमी है उसे दूर कर दे, उसे माफ़ कर दे। और मैं ये भी इतना भी जानता हूँ जितना भी हम पढ़ते हैं कि वो उस केस में उस ब्लैक बक को उसने नहीं मारा है। बहुत ही अफसोसनाक बात है, बहुत ही गलत बात है कि हमने हमारी पूरी ज़िंदगी दे दी और ये बरसाती मेंढक आ गए कास्टिंग डायरेक्टर के नाम से। और डायरेक्टर हमारे इतने वो हो गए हैं, अपाहिज हो गए हैं कि इनको ऐसे बैसाखियों का सहारा लेना पड़ता है। कि मुझे मेरे वालिद साहब से फ़िल्म इंडस्ट्री, फ़िल्मों को लेके कोई सपोर्ट नहीं। उन्होंने जब मैंने उनसे कहा कि मुझे एक्टर बनना है तो उन्होंने 2-3 चीज़ें कही मुझसे जो मैं आप लोग से शेयर करना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि भाई मैं तुम्हारे लिए कोई फ़िल्म नहीं बनाऊँगा और ना मैं तुम्हें कहीं रेकमेंड करूँगा। फ़िल्म इंडस्ट्री में डिसाइड तो पब्लिक करती है कि भाई ये उस लायक है कि नहीं, स्टार बनने के लायक है कि नहीं। तो नेपोटिज्म नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है साहब। आई डोंट बिलीव इन दिस क्रैप, इट इज़ ऑल नॉनसेंस। देखिए, एक्टर जो होता है वो एक मजदूर होता है, उससे ज़्यादा उसकी कोई औकात नहीं है। इंस्पेक्टर प्रभाकर पहुंच के यहाँ दौड़ भाग कर, बड़ी बड़ी बातें करना तो हमें भी बहुत अच्छी तरह से आता है। पानी के बिना मछलियां कैसे तड़पती है। रॉबर्ट, इस इंस्पेक्टर को लिक्विड ऑक्सीजन में डाल दो। लिक्विड इसे जीने नहीं देगा और ऑक्सीजन इसे मरने नहीं देगा। सलमान खान के साथ तब और अब इस दौर में आपने उनकी भारत में काम किया, कितना बदलाव आप देख रहे हैं? क्या कुछ नज़र आता है? कितना मैच्योर हो गए हैं अपने काम को लेकर और कितना डेडिकेशन उनके अंदर जो है फ़िल्म को लेकर रहता है? सलमान के साथ जो मैंने भारत की, तो ही हैज़ ग्रोन अ लॉट एज एन एक्टर बाय लीप्स एंड बाउंड्स। ही इज़ बिकम वेरी वेरी फोकस्ड। पूरा कंसंट्रेशन रहता है उसका सीन के ऊपर, हर एक फ्रेम पे उसका वो तवज्जो रहता है। एंड ही इज़ रियली रियली ग्रोन एज एन एक्टर। तो आजकल उनको गैंगस्टर की तरफ से तमाम तरह की धमकियाँ भी मिल रही हैं। उसमें मर्डर भी हो गया बाबा सिद्दीकी साहब का। अभी एक नई धमकी फिर आई है कि कार ही उड़ा देंगे बम से। तो इस तरह की जो धमकियाँ मिल रही हैं उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए साहब, ऐसा है कि बहुत ही दुखद बात है। एक आदमी जो बेलौस इतनी चैरिटी करता है, एक हाथ से देता है तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलता है। सलमान खान के कान में सिर्फ फूंकने की देर है। आपको सिर्फ फूंकना है अपनी तकलीफ, वो ही विल गो आउट ऑफ द वे टू हेल्प यू। इतना नेक और बड़े दिल का इंसान है वो कितनों के लिए क्या क्या करता है वो सिर्फ वो जानता है और उसका खुदा जानता है। और इंसान किसी भी मज़हब का हो, उसमें एक चीज़ हर मज़हब में ये कहा जाता है कि माफ़ कर दो। तो माफ़ करना इंसान के को चाहिए। कभी इंसान से अगर भूल हो भी गई है या जो कुछ हुआ है, तो माफ़ी से बड़ा ऊपर वाला उसको ज़्यादा वो करता है जो माफ़ करता है। तो मेरे ख्याल से ये सब चीज़ें जो हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। बहुत ही अफ़सोस की बात है कि हमारे इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ज्वेल्स, कोहिनूर हीरे के बाद सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, ये तीनों वो अनमोल हीरे हैं हमारे इस देश के, हिंदुस्तान के। बस, और मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई जो भी जिसको भी उनके मुतालिक गलत सलमान के मुतालिक गलत फहमी है उसे दूर कर दे, उसे माफ़ कर दे। और मैं ये भी इतना भी जानता हूँ जितना भी हम पढ़ते हैं कि वो उस केस में उस ब्लैक बक को उसने नहीं मारा है। आजकल एक नया शब्द आया सर, नेपोटिज्म, जिसे लेकर काफ़ी बातें होती हैं। ख़ासकर करण जौहर पे भी आरोप लगते हैं कि तमाम फ़िल्मी कलाकारों के बच्चों को वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं
पहले आपकी जो ये फ़िल्म है अंदाज़ अपना अपना, इसमें भी आप सभी 4-5 लोग भी स्टार किड्स से थे, चाहे वो करिश्मा थीं, चाहे रवीना थीं, चाहे आप थे, सलमान, आमिर। तो उस दौर में ऐसी बातें होती थीं कि स्टार किड्स को मौका देना या इंट्रोड्यूस करना अच्छी बात थी या बुरी बात थी? कैसा उस वक़्त सोचते थे? सर क्या हो गया है कि लोग इतने अनएम्प्लॉयड हो गए हैं हमारे देश में, लोग इतने बेरोज़गार हो गए हैं कि उनको सिर्फ़ जो है ये सब चीज़ें नज़र, नेपोटिज़्म नाम की कोई चीज़ नहीं है साहब। अगर हलवाई का बेटा हलवाई नहीं बनेगा तो क्या बनेगा बेटा? डॉक्टर का बेटा अगर डॉक्टर नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? अगर वकील का बेटा वकील नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? अगर वो प्रोफ़ेशन जो चूज़ करता है, जो उसके फ़ादर कर रहे हैं या मदर कर रही हैं, तो उसमें क्या बुराई है? और अल्टीमेटली फ़िल्म इंडस्ट्री में डिसाइड तो पब्लिक करती है कि भाई ये उस लायक है कि नहीं, स्टार बनने के लायक है कि नहीं। तो नेपोटिज़्म नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है साहब। आई डोंट बिलीव इन दिस क्रैप, इट इज़ ऑल नॉनसेंस। ये ज़बरदस्ती एक कहते हैं ना, ये शगुफ़ा छोड़ा गया है उन सब बेरोज़गार लोगों से, क्योंकि इस 140 करोड़ की आबादी में मेरे ख्याल से 500 या 1000 पूरे इस बॉलीवुड इंडस्ट्री में, इस हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर्स होंगे। तो ये जो बाकी जो लोग हैं, जो बेकार लोग हैं, जो जिन्हें रोज़गार नहीं मिल रहा, वही ये सब चीज़ें करते हैं। नेपोटिज़्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। अच्छा सर, आपके थोड़ा-सा शुरुआती दौर की अगर हम बात करें, तो क्या आपने शुरू से ही डिसाइड किया था मतलब कि इसी इंडस्ट्री में ही रहना है, यहीं काम करना है? जैसा कि वालिद साहब भी यहीं थे, यहीं काम कर रहे थे, काफ़ी नाम उन्होंने कमाया था। तो आपकी शुरुआत कैसे हुई? उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए कि कब से आपने काम करना शुरू किया? सर ऐसा है कि मैं तो इसलिए नहीं क्योंकि मैं इतने बड़े एक्टर के घर में पैदा हुआ, लेकिन मेरा जन्म ही इसीलिए हुआ है कि मैं फ़िल्मों में काम करूं, लोगों का मनोरंजन करूं। और एक्टिंग जो है उसका मैं शौकिया एक्टर नहीं बना हूं, मैं अपने, ये मेरा पैशन है मेरा, और इसके सिवा मैं और कुछ नहीं कर सकता हूं। आपको अच्छा लगता है तो आप देखिए मेरी फ़िल्म या मेरी वेब सीरीज़, नहीं अच्छा लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम तो काम करते जाएंगे, हम आप लोगों का मनोरंजन करते रहेंगे हमारी आखिरी सांस तक। नहीं, मतलब कहीं से ट्रेनिंग ली एक्टिंग की या जी 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 सीखा जी कैसे, उसके जी बारे में जी थोड़ा-सा? जी जी मैं स्कूल में सबसे पहले स्टेज करता था। उसके बाद एक मास्टर आते थे हमारे, हमें सिखाने के लिए एक्टिंग, जो बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन से थे। और उसके बाद डांस भी सीखा हमने, फिर हॉर्स राइडिंग सीखी। ये पूरा सीख के, पूरा वो करके ही, और फिर फ़ोटो सेशन निकाला। उस वक्त जेपी सिंगल साहब थे, बहुत बड़े फ़ोटोग्राफ़र। तो ये करके पूरे अपने अपने आप को तैयार करके ही हम इंडस्ट्री में आए हैं। तो वालिद साहब का कैसा रिएक्शन था कि कितना सपोर्ट मिलता था उनको? नहीं, मुझे मेरे वालिद साहब से फ़िल्म इंडस्ट्री, फ़िल्मों को लेके कोई सपोर्ट नहीं। उन्होंने, जब मैंने उनसे कहा कि मुझे एक्टर बनना है, तो उन्होंने 2-3 चीज़ें कही मुझसे जो मैं आप लोग से शेयर करना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि भाई मैं तुम्हारे लिए कोई फ़िल्म नहीं बनाऊँगा और ना मैं तुम्हें कहीं रेकमेंड करूँगा, और हो सके तो ये कहिएगा भी मत लोगों से कि तुम मेरे बेटे हो सकता है वो इनसिक्योर हो कि भाई अगर ये सिक्का नहीं चला तो उनका नाम खराब हो जाएगा। बहरहाल वो ये भूल गए कि अगर वो पठान है तो मैं भी पठान हूँ। मैंने गांठ बांध ली, मैंने कहा ठीक है। हमने फिर तैयारी की, सर पे कफन बांधा और फिर ऑफिस गए। वो तो इत्तेफाकन जब एड्रेस देते वक्त या नंबर देते वक्त लोगों को पता चल जाता था। और अपने जो भी हमने किया ऊपर वाले के बाद अपने मेहनत से पाया है। तो क़यामत से क़यामत तक में एंट्री कैसे हुई? किस तरह से आप काम माँगने गए या जी हाँ, फिर? बिल्कुल मैं काम मांगने गया। मुझे किसी ने कहा, भाई आपको याद होगा एक मैगज़ीन आती थी पहले, ट्रेड गाइड। हुँ, उसमें सारे प्रोड्यूसर्स के नाम, जो जिनकी फ़िल्में शुरू हो रही, जिनके प्रोजेक्ट शुरू हुआ, सब
आते थे, तो हम वो पढ़ते थे, वहाँ से निकालते थे नंबर्स वगैरह, और एक वो डायरी आई थी फिल्म इंडिया की, उसमें से नंबर निकाल। हम गए ऑफिस नासिर साहब के, हालांकि बहुत ही घर के करीब हिल रोड पे महबूब स्टूडियो के सामने ऑफिस थी, और हमारा घर माउंट वेरी पे था। हम गए, फ़ोटोज़ वोटोज़ लेके, और भी एक्टर्स बैठे थे, तो उनके से बॉय आए, उन्होंने पर्ची भराई हमसे, हमने पर्ची भरी, आधा पौना घंटा हम वेट किए। जब हमारा टर्न आया हम गए, बोले कहो मियाँ क्या? बोला देखिए मुझे अच्छा रोल चाहिए। तो कहा कि मैं हीरो का रोल तो नहीं दे सकता आपको, हीरो हमारा फाइनलाइज हो चुका है, वो देखो हमारा हीरो बैठा है, जिसे आज लोग आमिर खान के नाम से जानते हैं। तो मैंने कहा मुझे हीरो का रोल नहीं चाहिए, आप कोई भी अच्छा रोल दीजिए, हीरो के दोस्त का रोल दीजिए, विलन का रोल दे दीजिए। ये तो बोले ठीक है मैं आपको बताता हूँ, आप अपना नंबर दे दीजिए मुझे। तो नंबर वगैरह एड्रेस सब किया, तो बोले ये तो हामिद मियाँ का घर है, तुम क्या उसमें रहते हो? मैंने जी हाँ, मैं इत्तेफाकन उसमें रहता हूँ क्योंकि मैं उनका बेटा हूँ। तो बहुत नाराज़ हो गए वो, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम उनके बेटे हो। मैंने कहा उन्होंने मना किया बताने से। तो इस तरह से भी ऐसी चीज़ें हुई है, और हम ऑफिस जाते थे, और आज भी काम मांगते हैं, और काम मांगने में कोई शर्म नहीं है, यही हमें आता है, और बिल्कुल हमारा हक है। हमारे वालिद साहब कब से, मेरे ख्याल से 1947 या 48 से वो लगे हुए हैं। हम 86 से 88 से लगे हुए, और आखिरी सांस तक लगे रहेंगे। सर करीब 150 फिल्में अभी तक आपने की हैं, या इससे ज़्यादा भी की होंगी, और टीवी पर भी काफ़ी काम किया, कई शो में, सीरियल्स में काम किया, वेब सीरीज़ में काम किया। तो क्या कुछ रिग्रेट रह गया कि इस तरह का रोल मुझे नहीं मिला, या इस तरह का रोल आप करना चाहते हैं? सर मैं कभी किसी चीज़ पे रिग्रेट नहीं करता, जो चीज़ चली गई उसे भूल जाओ, आगे की सोच पीछे की छोड़, और काम काम को खींचता है। लोग जब आपको काम करते हुए देखेंगे, चाहे टीवी हो, अभी तो मोबाइल भी आ गया है, चाहे कोई भी माध्यम हो, मैंने सिर्फ एक चीज़ देखी कि काम काम और काम। क्योंकि मैंने अपने फादर को देखा है, वो 6-6 शिफ्ट्स करते थे एक ज़माने में, 2-2 घंटा, जी। कहीं कहीं महीने हमारी मुलाकात नहीं होती थी। वो जब सैटरडे संडे हमारी स्कूल बंद होती थी, तो हम जहाँ भी वो होते थे, या तो हम फ्लाई डाउन करते थे, वीकेंड उनके साथ स्पेंड करते थे, फिर संडे शाम को वापस आ जाते थे, और मंडे से स्कूल जाते थे। तो उनको हमने बचपन से इस तरह से काम करते हुए देखा, तो मैंने भी यही सोचा कि भाई काम को इबादत की तरह करो। हमने वही सीखा साहब, काम को इबादत की तरह करना। या फिर कोई ऐसी फिल्म आपने नहीं की समय की वजह से या किसी और की वजह से, जो बाद में बहुत बड़ी हिट हो गई और मेन लीड का रहा हो, चाहे वो बतौर विलन या फिर बतौर हीरो? सर होगी कुछ ऐसी फिल्में, लेकिन मुझे याद नहीं है। होगी कुछ ऐसी फिल्में, क्योंकि ऑलरेडी देखिए क्या होता है कि जब आप किसी को कमिट कर लेते हैं, किसी से आप साइनिंग अमाउंट ले लेते हैं, तो फिर उसके बाद कोई दूसरे ऑफर्स आते तो आप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इट्स इनकरेक्ट। तो ऐसे होगी, मुझे याद नहीं। और आप यकीन मानिए मुझे याद नहीं कि आज तक मैंने कितनी फिल्में की हैं। मैं उन एक्टरों में से नहीं हूँ जो अपनी फिल्मों की गिनती करता हूँ। मुझे लगता है मैं कल ही इंडस्ट्री में आया हूँ, और मुझे बहुत लंबा सफ़र तय करना है। तो मैं वो गिनती विनती रखने वाला नहीं, एक्टर नहीं हूँ। बस ये हूँ कि भाई काम करना है, और काम करते रहना है। आपके बारे में सर ऐसा भी है कि मतलब आपकी कई फिल्में जो हैं वो रिलीज़ नहीं हो पाई हैं, कुछ प्रोड्यूसर की प्रॉब्लम से या कुछ और प्रॉब्लम से डिब्बा बंद हो गई। इसी में से एक फिल्म थी नाम, जो अजय देवगन के साथ थी, वो जी। रिसेंटली रिलीज़ हुई है। तो इसके पीछे कुछ वजह, या फिर प्रोड्यूसर की वजह से, या फिर कुछ अफसोस रहा कि फला फिल्म अगर रिलीज़ होती तो हमारा करियर कहीं कुछ और सर होता? ऐसी कम से कम कहीं कई फिल्में हमारी जो है कैन फेस्टिवल में पड़ी है, कैंस में पड़ी हैं। तो देखिए एक्टर जो होता है वो एक मज़दूर होता है, उससे ज़्यादा उसकी कोई औकात नहीं है। हम मज़दूर हैं, हम अपनी मज़दूरी करते, दिहाड़ी लेते हैं और घर जाते हैं। जो मज़दूर होता है वो तो कम से कम जो बिल्डिंग बनाता है उसमें रह सकता है, हम तो उसमें रह भी नहीं सकते। हमको अपने घर जाना है। अब वो नई रिलीज़ हुई, क्या हुई क्या है, उससे हमारा क्या लेना देना। हम
जैसे एक फिल्म ख़त्म हुई या एक वो बंद ख़त्म हुआ तो हम दूसरे की तलाश में निकल जाते हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि नाम रिलीज़ हुई पिछले साल, क्योंकि मेरे बहुत ही पसंदीदा प्रोड्यूसरों में से थे दिनेश पटेल साहब। उन्होंने मुझे तब लिया था जब मेरी शुरुआत थी। जी। उनकी फ़िल्म की थी मैंने धरतीपुत्र, और बहुत ही अच्छे इंसान थे, बहुत ही अच्छे इंसान। तो बहुत अच्छा हुआ कि वो फ़िल्म रिलीज़ हो गई, कि एक फ़िल्म अगर नहीं रिलीज़ होती तो प्रोड्यूसर पे कितनी लाइबिलिटीज़ होती है, ये होता है। मैं जानता हूँ, क्योंकि मैंने भी 2 फ़िल्में बनाई एज अ प्रोड्यूसर, जो आज तक कैन्स फेस्टिवल में पड़ी हैं। रिलीज नहीं हो पाई? नहीं हो पाई। कौन कौन सी थी सर, टाइटल वाइटल? जाने दीजिए। लेकिन अच्छी स्टार कास्ट वाली फिल्में थी। अच्छा सर, वालिद साहब के बारे में अगर कुछ मेमोरीज हो तो वो हमारे दर्शकों से शेयर करिए कि बतौर हीरो उन्होंने शुरुआत की और एक विलन के तौर पर उन्होंने अपनी पहचान बनाई। एक्चुअली वालिद साहब जो थे हमारे, वो हैदराबाद के में मेरे दादा बशीर अली ख़ान साहब, वो निज़ाम के आर्मी में थे। वो जिस कॉलेज में थे, स्कूल में थे, सब कहते थे, वो फुटबॉल प्लेयर थे, एक्चुअली स्टेट लेवल के फुटबॉल प्लेयर भी थे। तो जहाँ पे पूरे सब स्कूल में उनके प्रोफेसर्स, टीचर्स कहते थे, यार तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम जाओ हीरो बनो, हीरो बनो। तो उनको उनके टीचरों ने और उन्होंने उनका वर्गला के यार कि भाई आप जाओ एक्टर बनिए। तो वो अपनी कॉलेज की किताब बेच के वो बॉम्बे आ गए। फिर उन्होंने स्ट्रगल किया, एज ए जूनियर आर्टिस्ट काम किया, फिर 4th रो से 1st रो में आए उनकी आवाज़ की वजह से। और फिर के अमरनाथ साहब ने शायद उनको एज ए हीरो लिया, और उनकी काफ़ी ब्लैक एंड वाइट फिल्में रिलीज़ हुई एज ए हीरो। कुछ चली, कुछ नहीं चली, लेकिन उन्होंने सब उस वक्त की जितनी भी मेरे ख्याल से बड़ी बड़ी हीरोइंस थी उनके साथ काम किया। मीना कुमारी जी, मधुबाला जी, नलिनी जयवंत जी, जो जो उस वक्त की टॉप हीरोइंस थी, सिवाय नरगिस जी के साथ और एक और कोई 2-3 किस्त को छोड़ के बाकी उन्होंने सबके साथ काम किया। फिर एक दौर आया जब ब्लैक एंड वाइट से कलर आ गए, तो उस वक्त उनको काम मिलना बंद हो गया, कम हो गया, क्योंकि फिल्में की कॉस्ट बढ़ गई। तो राजेंद्र कुमार साहब उस वक्त एक फ़िल्म कर रहे थे, सूरज, जिसमें राजेंद्र कुमार जी, विजयंतीमाला जी, और उसमें जो विलन थे, मैं नाम नहीं लूँगा, वो फाइनलाइज हो चुके थे। लेकिन विजयंतीमाला जी ने कहा कि नहीं, अगर वो विलन रहेंगे तो मैं फिल्म में काम नहीं करूँगी। तो राजेंद्र कुमार साहब हमारे वालिद साहब के बहुत ही करीब ही दोस्तों में से थे। तो उन्होंने कहा, उन्होंने LV प्रसाद जी थे या कौन थे साउथ के वो प्रोड्यूसर, उनसे कहा कि मैं अपने दोस्त से बात करता हूँ, अगर वो मान जाता है तो आप उसको ले लीजिए एज अ विलन। तो राजेंद्र कुमार जी ने मेरे वालिद साहब को कन्विंस किया, बोला ये आप इसको एज अ विलन मत समझिए, इसको एज ए एंटी हीरो समझिए। तो एंटी हीरो बात उनको समझ में आई और उन्होंने वो फिल्म कर ली, सूरज। तो ये नया दौर के बाद, ये नया दौर के बहुत बाद का दौर है। ये नया दौर के बाद ही काम मिलना बंद हुआ? जी 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 जी, नया दौर के बाद ही। तो फिर नया दौर में उनको मिल गया बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड। वो उस वक्त बाकी हीरोज़ जो है वो थोड़े इनसिक्योर हो गए। तो होता है सब, एवरीथिंग इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, कहते हैं ना, हर चीज़, हर उरूज बाज़वाल, हर चीज़ जो ऊपर जाती है उसको कभी ना कभी नीचे आना है, वो भी ज़रूरी है लाइफ में। तभी आपको सक्सेस चखने का मज़ा आएगा, अहमियत समझ में आएगी आपको सक्सेस की। फिर वो सूरज मिली, उसके बाद उनको कालीचरण, यादों की बारात, फिर जंजीर जो है उन्होंने पूरी काया पलट दी 5 लोगों की। उसमें से एक मेरे वालिद साहब थे, एक सलीम जावेद साहब थे, एक बच्चन साहब थे, प्रकाश मेहरा जी थे और एक प्राण साहब थे। उन्होंने फिर पलट के कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं। तो जो जी,
कालीचरण का भी तो उनका बहुत फेमस हुआ था। जी 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 जी, कालीचरण। कालीचरण मेरी सबसे फेवरेट फिल्म है उनकी एज अ विलन। हालांकि राम बलराम भी बहुत अच्छी है। मतलब उनकी मुझे सारी फिल्में अच्छी लगी। कालीचरण का सर कोई संवाद सारा शहर लायन के नाम से जानता है। उसको थोड़ा ट्विस्ट करके मैंने बनाया है। इंस्पेक्टर प्रभाकर पहुंच के यहाँ दौड़ भाग कर, बड़ी बड़ी बातें करना तो हमें भी बहुत अच्छी तरह से आता है। पानी के बिना मछलियां कैसे तड़पती है। रॉबर्ट, इस इंस्पेक्टर को लिक्विड ऑक्सीजन में डाल दो। लिक्विड इसे जीने नहीं देगा और ऑक्सीजन इसे मरने नहीं देगा। तो ये कालीचरण का 2025 वर्जन है। मैं सुना सुभाष जी शायद कालीचरण भी बनाने वाले हैं पार्ट 2। आई होप वो ले मुझे उस लाइन के किरदार में। खलनायक 2 कालीचरण दोनों पार्ट 2 बन गए जी। अच्छा सर, आज के दौर की अगर हम बात करें, अक्सर कंपैरिजन होता है साउथ सिनेमा और बॉलीवुड में। साउथ की फिल्में जो है बहुत ज़्यादा कामयाब होती हैं और बॉलीवुड का कंटेंट उस काबिल नहीं होता या फिर फिल्में अच्छा नहीं कर पा रही हैं। तो आप क्या मानते हैं इसके पीछे की मेन वजह क्या है, क्यों नहीं बॉलीवुड में ऐसा कंटेंट बन रहा है आजकल? सर उसकी मेन वजह है कॉरपोरेट हाउस। अब आप पूछेंगे कैसे? यहाँ पर हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कॉरपोरेट घुस चुकी है। रग रग में, नस नस में, हर चीज़ में उनका दखल होता है। साउथ में आज अभी तक कॉरपोरेट नहीं घुसा है। टीवी के हद तक घुसा होगा लेकिन फिल्मों के हद तक नहीं घुसा है। इसीलिए वहाँ की फिल्में, हालांकि है तो हमारे हिंदुस्तान का हिस्सा जी, इसीलिए वहाँ की फिल्में जो है, जो इतने अच्छे रिजल्ट्स दे रही है, ये मेन वजह है। आज की तारीख में एक हिंदी फिल्म बनाना किसी जिहाद से कम नहीं है, क्योंकि आपको एक आदमी को नहीं 100 लोगों को जवाब देना है। एक डायरेक्टर परेशान हो जाता है और सब उन लोगों को जवाब देना है जिनको फिल्म का ABC नहीं आता। मैस कॉम करके आ गए, कोई फलाना स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से आ गए, कोई फलाना यूनिवर्सिटी से आ गए। अरे भाई, आपने फिल्म मेकिंग सीखी? आप किसी के असिस्टेंट रहे? आप FTI गए? आप NSD गए? आपने ब्लैक एंड वाइट फिल्में देखी हैं, साइलेंट फिल्में देखी हैं? उनको नहीं मालूम। उनको तो सिर्फ गणित चाहिए कि हम 100 रुपये डालें तो उसका हमको 200 रुपये मिलना चाहिए। इसीलिए जो आज हमारी हिंदी फिल्मों का हशर हो रहा है, क्योंकि हमारे डायरेक्टर्स को खुली छूट नहीं मिल रही है और जो क्रिएटिव टीम्स होती हैं कॉर्पोरेट हाउस की, वो इतना इंटरफियर करती है कि वो डायरेक्टर की क्रिएटिविटी ख़त्म कर देती है। सैड बट ट्रू। सर आपके कुछ आने वाले प्रोजेक्ट अगर हों तो उसके बारे में? सर बहुत सारे आने वाले हैं। मैं काफ़ी सारी अगली फिल्में कर रहा हूँ। जैसे जैसे लगते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊँगा। वेब सीरीज़ भी कर रहा हूँ और बाकी तो आप मुझे डिबेट्स वगैरह पे तो देखते ही होंगे, एड्स है, ये है। एक शो भी कर रहा हूँ, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अभी भी कर रहे हैं? जी हाँ, जब वो बुला लेते हैं मैं चला जाता हूँ। बड़ा अच्छा कैरेक्टर है उसमें मेरा, डेंजर मनी का, और काफ़ी पुराना शो है। तो सर काम 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 और कुछ नहीं। और क्या हो गया कि एक बिरादरी आ गई है जिसका नाम है कास्टिंग डायरेक्टर्स। इनके आने से हम जैसे और हमारे कलीग्स काफ़ी नुकसान हुआ गया, क्योंकि वो लोग क्या है, वो लोग एक अपना गुट बना लेते हैं और उसके बाद वो अपने गुट के खुद जो अच्छे अच्छे रोल्स होते हैं वो कास्टिंग डायरेक्टर खुद कर लेते हैं, और जो बाकी जो रोल्स जो हमको मिलने चाहिए वो अपने दोस्तों को फिट कर देते हैं। तो हमारे तक वो रोल्स आते ही नहीं है। ये बहुत बहुत ही अफसोसनाक बात है, बहुत ही
गलत बात है कि हमने हमारी पूरी ज़िंदगी दे दी और ये बरसाती मेंढक आ गए कास्टिंग डायरेक्टर के नाम से, और डायरेक्टर हमारे इतने वो हो गए हैं, अपाहिज हो गए हैं कि इनको ऐसे बैसाखियों का सहारा लेना पड़ता है। और ये सब जब वो मी टू का चलन चला था उसमें सब एक्सपोज हो गए, ये कौन सा कास्टिंग डायरेक्टर कितनी क्या सप्लाई कर रहा है, क्या कर रहा है। तो ये कास्टिंग डायरेक्टर्स का जो पूरी जो जमात है उसको वो कर देनी चाहिए। कुछ अच्छे हैं लेकिन बहुत कुछ जो है वो सिर्फ अपने ही लोगों को फिट करने के चक्कर में लगे रहते हैं, इससे हम सब का नुकसान हो रहा है। सर कुछ बच्चों के बारे में अगर शेयर करना चाहें कि बच्चे मतलब इसी फील्ड में आना चाहते हैं, आएंगे, या पढ़ाई लिखाई चल रही है तो क्या कुछ बच्चों की पढ़ाई लिखाई चल रही है, अब उनके ऊपर है एक इस फील्ड में आना चाहते हैं या क्या है, उनकी मर्ज़ी है। तो कभी कुछ शेयर नहीं किया कि पापा मैं ये करना चाहता हूँ? हाँ, वो किया है। अब देखिए अभी उनको भी मेहनत करनी पड़ेगी। बड़ा बेटा मेरा जो है वो उसने असिस्ट किया है अहमद ख़ान को अच्छा। बागी 3 में, और अहमद की 2-3 और फिल्में थी उसमें। अब उसको लोग कह रहे कि आप एक्टर बन जाइए। तो अब वो उसने भी पूरी एक्टिंग कोर्स किया है, ब्लैक बेल्ट है वो, एक्शन, राइडिंग, ये सब। मैंने कहा बेटा जब कभी आना पूरी तैयारी से आना, क्योंकि यहाँ पर ये कोई तुमको वक्त नहीं देने वाला है, ऑन द स्पॉट डिसीजन है। देखिए क्या होता है। यही मैसेज सर, जैसे आपने अपने बच्चों को लेकर कहा कि जो आज की नई पीढ़ी है जो आना चाहती है यहाँ, अपना करियर बनाना चाहती है, क्या कुछ मैसेज देंगे उनके नाम से? मैं नई पीढ़ी को यही मैसेज दूंगा कि भैया अगर आपके पास सब्र है तो इस लाइन में आना, वरना हाथ जोड़ के कहता हूँ मत आना। सब्र, पेशेंस। एक गिद्ध होता है ना, गिद्ध बहुत सब्र करता है वो, और जब उसे मौका मिलता है तो सीधा चौका नहीं छक्का मारता है। यहाँ सिर्फ सब्र और सब्र ही चलता है, क्योंकि एक्टर को एक्टिंग के पैसे नहीं मिलते, वेट करने के, इंतज़ार करने के पैसे मिलते हैं। आप समझे, जब जो हमको बुला के सेट पे इंतज़ार कराया जाता है कि साहब अभी आपका शॉट आएगा, ये भी 1 घंटा है, 2 घंटा है, 3 घंटा है, सुबह बुलाते हैं, शाम को शॉट होता है, कभी रात को शॉट होता है, तो वो उस वेटिंग के पैसे मिलते हैं। एक्टिंग तो हम फ्री में करते हैं। तो इसीलिए मैं नई पीढ़ी से दरख्वास्त करता हूँ कि बेटा आप लोग के पास सब्र हो तो ही आना, और पूरी तैयारी से आना, और बाकी आपकी किस्मत और मेहनत। और किसी भी उल्टी सीधी चीज़ों में, उल्टी सीधी स्कीम्स में या लोगों की बातों में मत आना। जाओ अपना ऑडिशन दो, और मेरी शुभकामनाएं आप लोग के साथ है। चलिए सर, चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या कभी ऐसा हुआ है आपके अब तक के करियर में कि कभी किसी मोड़ पर आपको काम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और आपके पास काम नहीं है? अल्लाह का फजल है, वैसा अब तक तो नहीं हुआ है, क्योंकि अगर फिल्में नहीं कर रहा हूँ तो मैं वेब सीरीज़ कर रहा हूँ, वेब सीरीज़ नहीं तो फिर मैं इवेंट्स कर रहा हूँ, और डिबेट्स पे हूँ मैं, कहीं ना कहीं मैं बिज़ी रहता हूँ। और इसीलिए तो ये है, काम की तो ज़रूरत है, और रोज़ी देने वाला ऊपर वाला है, वो किसी न किसी इंसान को ज़रिया बनाता है रोज़ी देने का। पर यस, आपके माध्यम के थ्रू मैं ज़रूर कहूँगा कि केसी बोकाडिया साहब ने फ़िल्म बनाई थी तेरी मेहरबानियाँ, जिसमें उन्होंने कुत्ते से एक्टिंग कराई थी। तो हम तो फिर भी इंसान हैं, अच्छे रोल दीजिए, और जो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स हैं उनको कास्ट कीजिए। अभी एक फ़िल्म आई थी एनिमल, इसमें देखिए उन्होंने शक्ति कपूर साहब को लिया, सुरेश ओबरॉय साहब को, कितना अच्छा लगा लोगों को। अनिल कपूर साहब थे। तो ये हम लोग सब क्या नोन फेसेस है, और वी ऐड मोर आइसिंग टू द केक।
देश का नया आइडियाबाज बनने के लिए रजिस्टर करें ideabazdangal.com पर या डाउनलोड करें आइडियाबाज दंगल ऐप, या फिर आप 9167777774 पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं। अभी रजिस्टर कीजिए।